हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। जैसा कि हम लोग यूथ की प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, तो यूथ प्रैक्टिस में और कल जहाँ तक है आपकी वन लाइनर की क्लास होगी। ओके, और नहीं अगर हो सका तो मैं आपको वन लाइनर वाली क्लास शाम को ही दे दूँगी न्यूट्रिशन साइंस में। तो यूथ प्रैक्टिस में हमने अभी क्या पढ़ा, उपचारात्मक पोषण को पढ़ा एक वीडियो में, और दूसरे वीडियो में हमने डायबिटीज़ से संबंधित मतलब चाहे पोषण कह लो चाहे जो भी समस्याएं हैं उसको पढ़ा। आज जो हमारा विषय रहेगा वो जॉइंटिस पीलिया के इसमें प्रश्न होंगे, उसके साथ ज्वर फीवर बुखार के प्रश्न होंगे, और जो प्रश्न होने वाले हैं वो मोटापा से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। हालांकि मोटापा वगैरह से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं पीवाईक्यू में। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मतलब यूथ में ज़्यादा नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, सॉरी पढ़िएगा। क्वेश्चन 1, NFHS 4 की डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के 10% बच्चों में रक्ताल्पता है। क्योंकि ये 2019 का पेपर है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसमें जो हम बात कर रहे हैं NFHS की, तो ये पुराना है। जो NFHS है ये क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म यही है। तो ये पुराना डाटा है, ओके। लेकिन अब हम इसका बस मैं आपको जो बताएंगे वो आपको 5 वाला भी बता देंगे, क्योंकि अब 5 आ चुका है। ठीक है, तो ये पुराना है तो प्रश्न वही रहेगा, आगे हम आपको चीज़ें सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है 53.1%। यहाँ पूछा क्या जा रहा है, जो रक्ताल्पता से पीड़ित बच्चे हैं जिनकी एज 5 वर्ष से कम है, ठीक है ना, उनमें एनीमिया वाला प्रतिशत बताना है। रक्ताल्पता मतलब खून की कमी का प्रतिशत बताना है। ठीक है, कितने बच्चे हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं ये बताना है। समझ गए आप। तो 53.1%, बी है 58.4%, सी है 35.7%, या डी है 10.0%। तो अगर हम पुराने डाटा पे जाते हैं तो उसमें तो बी ऑप्शन दिया है 58.4%। ठीक है, मतलब आज अभी भी हमारे यूपी में कितने बच्चे, कम से कम 58.4% बच्चे ऐसे हैं जो रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। ठीक है, उनकी एज क्या है, 5 वर्ष से कम के ये बच्चे हैं। लेकिन अगर हम करेंट डाटा की बात करें तो यहाँ पर जो 5 के NFS 5 और उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप ज़रूर लिखिएगा। अब ये पूछा जाएगा आपसे, ना कि ये पुराना वाला प्रश्न ऐसा ही होगा लेकिन उत्तर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 67.1%, मतलब सोचने वाला विषय है कि हम लोग अब इतने प्रोग्राम चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इतनी योजनाएं चल रही हैं बच्चों को लेकर, पर कोई भी काम धरातली स्तर पर बहुत अच्छे से नहीं हो रहा। नहीं तो ये आंकड़ा बढ़ने घटने के बजाय बढ़ कैसे गया। यहाँ पर तो 58.4% था, लेकिन यहाँ बढ़कर 67.1% हो गया। मतलब ये हमारे देश की कंडीशन है। कोई भी काम, चाहे नौकरी हो जाए, मतलब चाहे शिक्षा हो जाए, या चाहे बच्चों का न्यूट्रिशन है, पोषण है, सब में देश पीछे चल रहा है। सिर्फ एक चीज़ में टॉप पर चल रहा है, धर्म की राजनीति में हमारा देश टॉप पर चल रहा है। और अच्छी बात है, यही धर्म चलता रहा तो एक समय धर्म ही पेट भर देगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं आगे, कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि खाली रक्ताल्पता की ही समस्या है। आप आयोडीन की कमी भी है बच्चों में। ठीक है, आयोडीन की कमी है बच्चों में। आयोडीन के अलावा विटामिन ए की कमी है बच्चों में, ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अब आयोडीन की कमी होगी तो घेंगा या गलगंड रोग हो जाएगा, और विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी रोग हो जाएगी। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें, इसके अलावा तो जन्म दोष, मतलब क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल ही नहीं रहा है, तो जिस वजह से जन्म दोष, जैसे कि आयोडीन की कमी से बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है, उसकी हाइट कम बढ़ती है, तो ये सारी समस्याएं कैसी हो जाती हैं, ये जन्म दोष में आ जाती हैं। अच्छा, यही आंकड़ा अगर NFHS 5 की अगर हम बात करें तो महिलाओं में अगर पूछा जाए, ठीक है, कितनी कमी है, मतलब कितना प्रतिशत महिलाओं का है, तो
ठीक है। 57% रक्ताल्पता से पीड़ित महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, 57% जो है महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं और 25% पुरुष रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। अगर आपसे बच्चों का पूछा जा सकता है और बच्चों से बढ़ेगा तो मेरे हिसाब से महिलाओं का पूछा जा सकता है। तो ये 57% जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा खिंच गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न हमारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और वो डाटा भी करंट था, इसलिए थोड़ा लंबा खिंच गया। क्वेश्चन है 2, गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की वह मात्रा जिससे कम होने पर एनीमिया माना जाता है। ए है 12 ग्राम DL रक्त, ठीक है। DL से हमारा मतलब हो जाता है डेसीमीटर, ठीक है। तो ये मतलब इसकी यूनिट याद रखिएगा क्या है, DL मतलब डेसीमीटर। कभी भी पूछा जा सकता है वन लाइनर प्रश्न में, ठीक है। तो 12 ग्राम DL रक्त, या B है 11 ग्राम DL रक्त, या C है 11.5 ग्राम DL रक्त, या फिर D है 10 ग्राम DL रक्त, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि जब गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें कितना प्रतिशत DL हो जाए तो हम उसको मानेंगे कि उसको एनीमिया हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर भी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका, 11 ग्राम DL रक्त। लेकिन अब आपसे एक प्रश्न और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगी। अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात होगी, ट्राइमेस्टर होता है ना, गर्भावस्था में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात होगी और थर्ड ट्राइमेस्टर की बात होगी, थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो इन 2 ट्राइमेस्टर में तो क्या होता है, 11 ग्राम DL रक्त कम होने पर महिलाओं में एनीमिया की समस्या मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर बात आती है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर महिला है, ठीक है, मतलब 3 से 6 महीने के बीच की बात है अगर प्रेगनेंसी में, तब कितना ग्राम, तो 10 ग्राम DL पे क्या होगा, आप एनीमिया ग्रसित माने जाओगे। मतलब फर्स्ट स्टेज में रक्त की ज़्यादा आवश्यकता है और थर्ड स्टेज में ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन सेकंड स्टेज में इतनी नहीं, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मतलब 10 ग्राम DL रक्त अगर होगा या इससे नीचे जाएगा तब एनीमिया से ग्रसित महिला मानी जाएगी, ठीक है ना। और अगर यही गंभीर स्थिति वाला एनीमिया हो गया, मतलब एक होता है ना गंभीर कंडीशन जिसमें अबॉर्शन या मिसकैरेज का डर रहता है, या बच्चे पर इफेक्ट आने का डर होता है, या माता शिशु बहुत ही ज़्यादा विपरीत कंडीशन में मतलब कमज़ोर होते हैं, तो कितना होगा, तो हम बात करेंगे 6.59, ठीक है, 6.59 से, ठीक है, 2 लगा देती हूँ, और 7.9 तक अगर इतना कम ब्लड हो गया, ठीक है, ब्लड में मतलब DL जो होता है डेसीमीटर, इसको मापने का जो यूनिट होता है, तो इतना कम अगर हो गया, ठीक है, क्योंकि ग्राम DL रक्त नापा मतलब 100 ग्राम में मापा जाता है ना रक्त, कोई भी चीज़ है, चाहे आपका शुगर हो, चाहे कुछ भी हम मापते हैं तो 100 ग्राम रक्त के में ही मापते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर 6.5 से लेकर 7.9 से नीचे चला गया तो वो गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिला मानी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर 3 है, किसकी कमी के कारण पोषण परक रक्ताल्पता हो सकती है। किसकी कमी के कारण पोषण परक रक्ताल्पता हो सकती है, ये आपको प्रश्न बताना है। और यहाँ पर आपके आयरन या एनीमिया जो होती है, आपको बहुत सारे न्यूट्रिशंस की कमी से होती है। अब विभिन्न प्रकार की एनीमियाएँ या रक्ताल्पताएँ होती हैं, तो हम यहाँ पर सारे क्लियर कर देंगे। आप एक जगह पर शॉर्ट नोट में कहीं लिख सकते हो, जिससे आप लास्ट समय जब भी आपका एग्ज़ाम हो, और ये कोई मत समझिएगा कल की जो वीडियो में बात हुई कि दिसंबर में कतई 100% हो गया है पेपर, नहीं होगा। आयोग शांत है, लेकिन मैंने आपसे कल बार वीडियो में ये कहा है कि आप तैयारी करते रहें, आप अपनी तैयारी ना छोड़ें। लेकिन जिस हिसाब से सुस्ती है, उस हिसाब से जिस हिसाब से डेट्स खाली नहीं हैं, अपना मैं मेज़रमेंट या जो कुछ जानकार लोग हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि पेपर होने के चांसेस बिल्कुल दिसंबर में नहीं है। तो आप लोग तैयारी रिदम में करिए, मेहनत अच्छी करिए, जो जब भी हो 2 महीने अगर बढ़ भी जाए तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, क्या ए ऑप्शन होगा या बी या सी या डी। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन होने वाला है वो होगा बी, फोलिक एसिड तथा B12 या फोलिक एसिड की कमी से पोषक परक रक्ताल्पता हो जाती है, ठीक है। कौन सी वाली, पोषण परक, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, ओके, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया,
विटामिन 9 की कमी से, फोलिक अम्ल की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा होता है, परनीशियस, ठीक है, परनीशियस एनीमिया इसकी कमी से होता है। और दोनों ये कमियां क्या करती हैं, शरीर में हमारी एनीमिया पैदा करती हैं, ठीक है। तो इन विटामिन का जो है होना शरीर में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। परनीशियस एनीमिया और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया फोलिक अम्ल या फिर विटामिन 9 की कमी से होता है, और यहाँ पर परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। जो परनीशियस आपकी एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से, इसको एडिशन एनीमिया, ठीक है, बेडमर्स एनीमिया, साथ ही साथ इसको घातक एनीमिया, ठीक है, घातक, ओके, इस तरीके के नामों से भी पहचाना जाता है। और तो इसको खतरनाक एनीमिया भी कहा जाता है। होता क्या है भाई, होता क्या है, ये प्रश्न बनना चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं, जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी का आकार अगर हम बात करें तो आरबीसी का आकार जो होता है वेडॉल या बड़ा हो जाता है, ठीक है। आरबीसी जो होता है इसका आकार बड़ा और बेडौल हो जाता है। अच्छा, आरबीसी का जो आकार बड़ा और बेडौल होता है वो परनीशियस या मेगलोब्लास्टिक में ही नहीं होता, मेगलोब्लास्टिक में तो मुख्य रूप से होता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्थोक्रोमिक जो माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, तो इसका भी सेम ही लक्षण है, ठीक है। इसमें भी आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, या बेडौल हो जाता है। ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक, ये होता किसकी कमी से है, ये किसकी कमी से होता है, प्रश्न ये आता है। तो ये होता है विटामिन ई की कमी से, ठीक है, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। इसमें भी आरबीसी का बेटा आकार कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बेडौल हो जाता है। और जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो B9 की कमी से होता है उसमें भी सेम कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, एक और होता है विटामिन, अगर हम बात करें, एक होता है लौह लवण की कमी से। जो लौह लवण की कमी से होता है उसे हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। हाइपोक्रोमिक अगर पूछा जाए, अभी हमने बताया था ऑर्थोक्रोमिक जो विटामिन ई की कमी से होता है, ये हम बात कर रहे हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो ये जो होता है ये किसकी कमी से होता है, ये जो कोई भी लौह लवण, कहीं शरीर में बस लौह लवण अगर नहीं है तो ये एनीमिया हो जाएगा। इसको हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक और होता है, मैंने ध्यान है मुझे, विटामिन के की कमी से, है ना, विटामिन के की कमी से भी होता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोथ्रोम्बिन, मतलब थ्रोम्बिन नहीं बन पाता, हाइपोथ्रोम्बिन। तो ये याद रखिएगा, और एक आध रह गया होगा तो मैं देख के बता दूंगी, पर आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। हाइपोथ्रोम्बिन जो एनीमिया होता है ये विटामिन के की कमी से होता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 4, ठीक है। ये प्रश्न मैं लाई हूँ, लेकिन ये वाले प्रश्न बहुत बड़े होते हैं, ये फ़ोन की स्क्रीन पर काम इस पर करना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए मैं 2-3 प्रश्न ही ऐसे डाल रही हूँ। और बस आप लोग प्रयास करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जल्द ही हम ऐसी व्यवस्था कर लेंगे कि हम आपको इस तरीके के प्रश्न भी आराम से करा सकें, ठीक है ना, क्योंकि फ़ोन पर इतने बड़े बड़े प्रश्न, कोड वाले प्रश्न नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसका मैं फ़ोटो ले आई हूँ, लेकिन फ़ोटो भी स्क्रीन पर सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार। अभिकथन ए है, रक्त क्षीणता के इलाज रोकथाम के लिए लोहा और विटामिन C दोनों की आवश्यकता होती है। कारण यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, मतलब रीज़न क्या है, विटामिन C आंत से लोहे का अवशोषण करने में मदद करता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से कैल्शियम बिना विटामिन D के, बिना फॉस्फोरस के, बिना मैग्नीशियम के काम नहीं कर सकता, ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग आयरन वगैरह ले भी लेते हैं न्यूट्रिशन के माध्यम से, लेकिन हमारे शरीर में विटामिन C का अभाव होता है तो लोहे का अवशोषण नहीं हो पाता। लोहे के अवशोषण के लिए यहाँ पर विटामिन C का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ए सही है, बा आर गलत है, ए गलत है, बा आर सही, क्योंकि दोनों ही सही है तो सी ऑप्शन होगा, ठीक है। सी ऑप्शन पे दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों सही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 5, तो ये एक कोड बेस्ड प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा। निम्नलिखित राष्ट्रीय एनीमिया कार्यक्रम में अंगभूत है। एक ऑप्शन है आयरन संपन्न खाद्यान्न का नियमित सेवन बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है गर्भवती महिला को 60 mg, ठीक है, 60 मिलीग्राम आयरन तथा 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड 100 दिन तक
देना, गंभीर रक्ताल्पता से ग्रसित महिला को ढूंढना तथा उपचार करना, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन दिया है 1 से 6 वर्ष के बालकों को 300 कैलोरी से युक्त पूरक खाद्यान्न देना, ठीक है। और पांचवा है किशोरियों का पोषण तथा आरोग्य स्तर बढ़ाना। ये तो ICDS का है भाई, ठीक है। ये वाला मसला तो ICDS का 1 से 6 वर्ष वाला 300 कैलोरीज वाला और 15 ग्राम प्रोटीन वाला मसला किसका है, आयोग उसका ICDS का है। आगे हम बात करते हैं इस प्रश्न का कोड, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर बात करें आयरन संपन्न खाद्यान्न का नियमित सेवन बढ़ाना, ये भी इसका काम है राष्ट्रीय एनीमिया कार्यक्रम का। दूसरा है गर्भवती महिला को 60 mg आयरन तथा 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड 100 दिन तक देना, ये भी। और तीसरा बात करें गंभीर रक्ताल्पता से ग्रसित महिला को ढूंढना तथा उसका उपचार करना। तो इसमें भाई एनीमिया को दूर करने के लिए ये 3 कदम उठाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा पहला, दूसरा, तीसरा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय एनीमिया कार्यक्रम है उसमें 60 गर्भवती महिला को 60 mg आयरन तथा 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड 100 दिन तक दिया जाता है। ये प्रश्न अलग से याद रखिएगा, 60 ग्राम, ठीक है, 100 दिन तक, और 500 माइक्रोग्राम फोलिक दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक विशेष तौर पर याद रखिएगा, ये UP TGT PGT में भी अलग से ऐसे ही सिंगल फॉर्म में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित इफेक्टिव हेपेटाइटिस जॉइंटिस के लक्षण हैं। ए ऑप्शन है ज्वर, बी ऑप्शन है मितली, सी ऑप्शन है दस्त, डी ऑप्शन है गाढ़े रंग का मूत्र आना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित इफेक्टिव हेपेटाइटिस जॉइंटिस, मतलब जो लीवर खराब होने पर जो जॉइंटिस या खून की कमी से जो जॉइंटिस होता है, आप पीलिया हो जाता है, तो जिसमें इफेक्टिव जो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा, उसमें आपको लक्षण बताने हैं हेपेटाइटिस की या फिर जॉइंटिस के। तो यहाँ पर ज्वर भी होता है, बिल्कुल सही है, मितली भी होती है, मितली की समस्या भी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ गाढ़े रंग का मूत्र आता है। तो ए, बी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो ए ऑप्शन हम कह सकते हैं बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ए ऑप्शन पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ए है हृदय, बी है फेफड़े, सी है यकृत या डी है मस्तिष्क। तो आप सभी जानते हो जो यकृत है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, ठीक है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ज़्यादातर भोज्य पदार्थों का अवशोषण करने वाला एकमात्र अंग है ये, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा भोज्य पदार्थों को अपने अंदर संग्रहित करके, अवशोषण नहीं, संग्रहित करके, मतलब अपने अंदर स्टोर करके रखने का काम यकृत ही करता है, चाहे ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में हो या फिर विटामिन ए हो या फिर और विटामिन बी ग्रुप के विटामिन हो। ये जो भी स्टोर होते हैं, देखो पानी में घुलनशील विटामिन पहली बात तो स्टोर होता नहीं है, ठीक है, और जो थोड़ा बहुत काम करता भी है, या फिर विटामिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो स्टोर होते हैं, चाहे विटामिन ए हो, डी हो, के हो, ई हो, सॉरी हाँ ई हो, ये सब क्या है, ये स्टोर होते हैं। जो वसा में घुलनशील होते हैं वो स्टोर होते हैं, तो ये सब यकृत में ही होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। ये 1.5 kg का होता है लगभग, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की, और ये कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी नहीं, ये बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है, ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 8, मूत्र में प्रोटीन आना निम्न में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? ए है टाइफाइड, बी है वृक्क रोग, सी है एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर डी है अल्सर। मूत्र में प्रोटीन आने की बात हो रही है, ये प्रश्न थोड़ा ध्यान रखिएगा। मूत्र में प्रोटीन आना किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? कि टाइफाइड में ऐसा होता है, वृक्क रोग में ऐसा होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में ऐसा होता है, या फिर यहाँ पर बात कर रहे हैं अल्सर की। तो अल्सर में तो आप जानते हो घाव वगैरह हो जाता है आमाशय में, हमारी हाथों में, गले वगैरह में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रश्न होगा वो वृक्कीय रोग होगा। वृक्क में क्या होता है, किडनियाँ जो होती हैं खराब हो चुकी होती हैं, वृक्कीय रोग में वृक्क खराब हो चुका होता है। प्रोटीन का ये डाइजेशन अच्छे से मतलब नहीं कर पाता, मतलब कह सकते हैं अमोनिया को यूरिया में ये कन्वर्ट करने की क्षमता खो चुका होता है। तो क्या होता है, मूत्र के माध्यम से एज इट इज़ प्रोटीन निकलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन किस रोग में मतलब पूर्णतः निकलने लगता है? वृक्कीय रोग में। एथेरोस्क्लेरोसिस आप जानते हो हृदय संबंधी 2 बीमारियाँ मुख्य होती हैं, एक उच्च रक्तचाप, दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, जो हमारी ब्लड आर्टरीज होती हैं उसमें जो फैट होता है वो जमा होने लगता है, ठीक है। और अल्सर भी घाव वगैरह हो जाते हैं, और टाइफाइड एक तरीके का गंदे खाने से
या गंदे पानी से फैलने वाला रोग है, ठीक है ना, बुखार वगैरह इसमें रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? ए है विटामिन सी, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन ए, डी है विटामिन B12। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? वो विटामिन B12। हालांकि आयरन की है भी शरीर में और विटामिन सी पर्याप्त ना हो तो एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि आयरन का अवशोषण ही नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमें विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन के, विटामिन ई ऐसे शब्द या लौह तत्व दिए हुए हों तो एनीमिया इन्हीं की कमी से मुख्य रूप में माना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? भाई किसी को पता है? साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। क्या है? साइनोकोबाल्मिन, ध्यान रखिएगा, साइनोकोबाल्मिन। यहीं पे विटामिन ए का रेटिनॉल है, ठीक है, रेटिनॉल है। विटामिन डी का क्या है? कोलीकैल्सिफेरॉल है, कोलीकैल्सिफेरॉल है। और बात करेंगे विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ये चीज़ें भी रिवाइज करते रहा करिए, नहीं तो भूल जाते हैं। क्वेश्चन है 10 या कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं कि किसका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीलिया रोग से पीड़ित मरीज को निम्न में से किस आहार का आमतौर पर परहेज करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन? देखो, प्रोटीन का जब, हालांकि पीलिया रोग जब होता है और यकृत में भी बहुत सारे न्यूट्रिशन को लेकर काम होता है, तो कहीं ना कहीं प्रोटीन भी जब मना हो जाता है, जब यकृत हमारे पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, ठीक है ना, या ख़राब हो जाते हैं, या फिर पीलिया की गंभीर स्थिति होती है, ऐसा बोल सकते हैं कि पीलिया की जब गंभीर स्थिति हो तो फिर प्रोटीन भी बैन कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पीलिया रोग से पीड़ित मरीज को आहार में आम तौर पर बोला जा रहा है, मतलब नॉर्मली जब पीलिया की समस्या हो तो किस फैट से किस न्यूट्रिशन का परहेज करना चाहिए? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, वसा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, वसा जो है, वसा का मुख्यली परहेज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है पर्याप्त, गंभीर कंडीशन में प्रोटीन का परहेज किया जाता है। लेकिन विटामिन तो जितने भी हैं यकृत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, सभी विटामिन। और यहाँ पर का बात करें विटामिन B12, ये तो कोलिन की मात्रा को बढ़ाता है, कोलिन की मात्रा को, और कोलिन क्या करता है? कोलिन फैट को यकृत में जमने नहीं देता, तो इसका तो और विशेष काम हो जाता है। बकाया तो सारे ही विटामिन या खनिज जो होते हैं यकृत की समस्या में फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन B12 एक एक्स्ट्रा काम करता है। विटामिन B12 कोलिन को तो बढ़ाता है। यहीं पर अगर हम बात करेंगे जो हमारा आवश्यक एमिनो अम्ल मिथियोनिन है, मिथियोनिन होता है, ये भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कोलिन के निर्माण में, ठीक है। मिथियोनिन जो होता है ये भी कोलिन के निर्माण में महत्वपूर्ण मतलब भूमिका अदा करता है। और जो कोलिन होता है वसा के जो कण होते हैं उनको कभी भी हमारे यकृत में जमा नहीं होने देता, ये बहुत अच्छा है, इसको पतला कर देता है। पतला होने से ये कभी भी ब्लड में घूमता नहीं है और हमारी आर्टरीज जो हैं आराम से काम करती हैं। क्वेश्चन 11 है, राष्ट्रीय पोषण ये एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारतवर्ष में डैश में शुरू किया गया? ए है 1962 में, बी है 1970 में, या फिर सी है 1980 में, या डी है 1975 में? तो ये इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन 1970 में। 1970 में राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? वही बात है, जो एनीमिया से पीड़ित लोग हैं जिनको खून की कमी बहुत ज़्यादा है, उनकी खून की पूर्ति करना, जिससे एनीमिया रोग से वो लोग बच सकें। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 12, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ए है पैप्टिक अल्सर, बी है टाइफाइड, सी है हैजा, डी है कब्ज। तो यहाँ पर जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण है उससे जो रोग उत्पन्न होता है वो पैप्टिक अल्सर कहलाता है। पैप्टिक अल्सर जो होता है किससे होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से होता है। लेकिन ये जो संक्रमण होता है ये करता क्या है? ये जो हमारा आमाशय है, ठीक है, आमाशय है, ओके, और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जो हमारा पक्वाशय, आप जानते छोटी आंत का भाग होता है पक्वाशय, उसमें क्या होता है, और जो भी हमारी श्लेष्मक झिल्ली होती है उनमें घाव पैदा कर देता है, ठीक है, घाव पैदा कर देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम तली गली चीज़ें या मिर्च मसालों का प्रयोग करते हैं तो हमें ये अल्सरेशन वाली प्रॉब्लम होती है। पहले तो शुरुआत में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं,
फिर क्या होती है, जो झिल्लियाँ होती हैं गलकर नष्ट होने लगती हैं बिल्कुल। ओके, और जब ये नष्ट हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं रक्तस्राव शुरू हो जाता है। तो जो लास्ट में ये रक्तस्राव वाली कंडीशन होती है ये बहुत ही घातक हो जाती है। तो इस समय बहुत ही सोच समझ के न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो मतलब खाने में, पचाने में, हर चीज़ में दिक्कत होती है, जलन होती है, जख्म होते हैं अंदर, उन्हें भी सही करना होता है। तो यहाँ पर पूरी डॉक्टरी सहायता से जो है पूरा प्लान करना पड़ता है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 5 वर्ष के बच्चों को तेज बुखार आता है और उसे निकलने में तकलीफ हो रही है। टॉर्च से देखने पर उसका हलक सफ़ेद, हलक मतलब गले की बात हो रही है, नज़र आता है। ये लक्षण किसका संकेत है? कोई भी 5 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, उसे निगलने में, कोई भी चीज़ खा रहा है तो वो अंदर ले जाने में उसको तकलीफ़ हो रही है, गले से नीचे उतारने में तकलीफ़ हो रही है। और जब डॉक्टर ने चेक किया तो उसका गला सफ़ेद नज़र आया, तो इन्फ्लुएंजा है, निमोनिया है, बूफिंग कफ है या डिप्थीरिया है। तो ऑब्वियसली ये डिप्थीरिया के लक्षण है। डीपीटी आप जानते हो, डिप्थीरिया से बचाव के लिए ही डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ओके, और जो डीपीटी का टीका होता है इसीलिए 7 साल से कम को लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ये समस्या 5-6 वर्ष के लोगों को देखने को मिलती है। तो 7 साल से पहले ही इसका टीका लग जाना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें, इसके बूस्टर डोज भी लगते हैं। बूस्टर डोज इसलिए लगाए जाते हैं जिससे जो आपके मतलब पहले महीने में, दूसरे महीने में लगता है टीका डीपीटी का, फिर चौथे माह में लगता है, फिर छठे माह में लगता है। तो ये 3 डोज लगते हैं इसके मेनली, ठीक है। 3 डोज लगते हैं, एक दो माह मतलब 2 माह में लग जाना चाहिए, एक 4 माह में और एक 6 माह में डीपीटी के। इसके बाद बूस्टर डोज मतलब क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इनका एक समय होता है, इस समय बाद ये क्षमता ख़त्म हो जाती है इसकी। तो फिर बूस्टर डोज इसका 6 साल में या मतलब कहते हैं 1.5 से 2 साल में लगवा लेना चाहिए, जिससे क्या है, हमेशा के लिए इस रोग से समस्या से बचा जा सके, ठीक है। तो डिप्थीरिया आप जानते हो डीपीटी का टीका लगता है। क्वेश्चन 14, ज्वर की अवधि में शारीरिक तापमान में 1 फ़ारेनहाइट वृद्धि से न्यूनतम चयापचय दर में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हो कि 7% बढ़ना, 7% घटना, 5% बढ़ना या 5% घटना। तो ये प्रश्न कई बार करा है, 7% क्या है, बढ़ जाता है। अच्छा, बुखार की जब भी बात होती है, क्यों होता है भाई? ये हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, रोगाणु होते हैं, जो भी परजीवी जिसे हम पैरासाइट कहते हैं, इनके संक्रमण से क्या होता है, हमें फीवर हो जाता है, ठीक है। फीवर हो जाता है और ये विभिन्न, ऐसा नहीं फीवर हुआ है तो कुछ नहीं होगा, अगर सही न्यूट्रिशन नहीं लिया जाता है तो इनका आक्रमण इतना कर रहा होता है कि व्यक्ति मतलब कह सकते हैं काल के गाल में समाने वाली कंडीशन हो जाती है। इसलिए इस समय न्यूट्रिशन, खासतौर से प्रोटीन का मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और सबसे पहले बुखार का उतारना बहुत ज़रूरी है, कारण जानना है कि किस कारण से बुखार हुआ, उस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चयापचय दर के माध्यम से, क्योंकि चयापचय की वृद्धि जो 7% बढ़ रहा है, ये क्या बढ़ रहा है, ये चयापचय बढ़ रहा है, ठीक है ना, चयापचय बढ़ रहा है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी बीमारी ओरल फिकल रूट से फैलती है? तो ओरल फिकल रूट का मतलब ये होता है कि जैसे कि बहुत से लोग बीमार होते हैं और जो मल का त्याग करते हैं और हाथों की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से वो किसी दूसरे को भी लग जाए, ठीक है, दूसरे को भी। तो मतलब ओरल फिकल मतलब वो फ्रेश होने गया, उसने सही से क्लीनिंग नहीं की, उसके बाद दूसरे के लिए वही संक्रमण मुंह के माध्यम से पहुंच गया, ठीक है। दूसरे का फिकल किसी दूसरे व्यक्ति के, एक व्यक्ति है ये, ठीक है, इसको क्या है, कोई दिक्कत है, जैसे हैजा हो सकता है, ओरल फिकल रोग है। इस यहीं पर अगर हम बात करें, टाइफाइड है, साल्मोनेला है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, ये सारे ओरल फिकल रोग होते हैं, ठीक है, सारे ओरल फिकल रोग होते हैं। तो इस व्यक्ति को है, मान लो ये गया, फ्रेश हुआ, इसने सही से हाथ पैर नहीं धुले और इसके माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति को ये संक्रमण फैल गया, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं ओरल फिकल रोग, एक से दूसरे में लग जाना, मतलब फिकल के माध्यम से किसी के दूसरे के मुंह से वायरस अंदर चला जाना। तो ये खासतौर से यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, मियादी बुखार, टाइफाइड, ठीक है। तो हमने अभी कितने बताया आपको, हमने बताया हैजा भी इसी की श्रेणी में आता है, पोलियो भी इसी की श्रेणी में आता है, हेपेटाइटिस भी इसी की श्रेणी में आता है, साल्मोनेला भी इसी की श्रेणी में आता है। तो ये सारे ओरल फिकल के अंदर होते हैं, जिसमें मियादी बुखार यहाँ पर या टाइफाइड आपको देखने को मिल रहा है। किससे होता है टाइफाइड? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से ये रोग होता है। हमारी आंतों को मेनली जो रोग है प्रभावित करता है, हमारे सिर में दर्द होता है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुखार वगैरह इसमें रहता है। ओके, क्वेश्चन है 16,
ज्वर की अवस्था में मरीज को डैश भोजन का होना चाहिए। ए है कम प्रोटीन, बी है अधिक कैलोरी, सी है ए व बी दोनों, डी है उपर्युक्त सभी। तो भाई जब बुखार की कंडीशन हो तो कम से कम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अधिक कैलोरी, क्योंकि कम प्रोटीन क्यों दोगे भैया, अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। ओके, तो बी ऑप्शन सही होगा। भाई कम प्रोटीन थोड़ी ना चाहिए, और जब कम प्रोटीन नहीं चाहिए तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, कैलोरीज वाला सही होगा। यहाँ पे कैलोरी ज़्यादा देना, प्रोटीन भी ज़्यादा देना। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, ज्वर मतलब बुखार, ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर घटती है, बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धीरे धीरे घटती है, तो हमेशा श्वसन दर बढ़ जाती है, BMR बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, जोर से, ये भी ज्वर है, ज्वर ठीक है, उधर तो सही लिखा था, इधर गलत है। ज्वर मतलब बुखार। ठीक है, तो ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितने कैलोरी देना चाहिए, 3000, 2700, 2500 या फिर 2000। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होगा, क्योंकि RDA ने स्पेशली फीवर के विषय में तो बताया नहीं कितना देना है, तो इसके हिसाब से 2700 कैलोरी जो है दिया जाना चाहिए ज्वर की कंडीशन में और बुखार की कंडीशन में। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्ति का सामान्य वजन से 10% अधिक वजन क्या कहलाता है। तो ये बताना है आपको, क्या 10% मतलब क्या मोटापा कहलाता है, 10%, 20%, 5% या 15%। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो व्यक्ति का वजन है सामान्य प्रतिशत से अगर अधिक हो जाए तो वो मोटापा तो कहलाता है, लेकिन कितना कम हो जाए, वो 20% अगर कम मतलब अधिक हो जाए, कम नहीं अधिक हो जाए। ठीक है, कम होगा तो ये पतला व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर 20% हो रहा है अधिक, तब तो हम उसको मोटापा कहेंगे। ठीक है, यहीं पे अगर 20 से 80% हो रहा है, 20 से 80% हो जा रहा है किसी का वजन, तो हम उसको मोटापा, ओबेसिटी कहेंगे। ये तो भाई अधिक वजन है, अधिक वजन में अंतर है। अधिक वजन का वजन बढ़ना मतलब ओवरवेट होना, और अगर यहाँ पर अगर हम बात करें मोटापा की मतलब ओबेसिटी, तो ये अलग कंडीशन है। इसमें तो बिल्कुल ही स्थूल का व्यक्ति हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ही बैठा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल काम धाम नहीं कर पाएगा, वो वाली कंडीशन हो जाएगा। तो 20 से 80% अगर किसी का वजन बढ़ जाता है तो वो ओबेसिटी कहलाएगा। ठीक है, ओबेसिटी कहलाएगा। अच्छा, जो बोरियाट्रिक्स है इसके विषय में जानते हो कोई, बोरियाट्रिक्स क्या है, बोरियाट्रिक्स, तो बोरियाट्रिक्स जो होता है औषधि शास्त्र में, जब हम मोटापे का अध्ययन करते हैं, भार मतलब मोटापे का अध्ययन, या ये कह सकते हैं भार नियंत्रण की बात करते हैं, तो भार नियंत्रण का जो विषय होता है, भार नियंत्रण कैसे किया जाए, किसी व्यक्ति का मोटापा कैसे कम किया जाए, ठीक है, तो उसको हम बोरियाट्रिक्स से इंटीग्रेट करते हैं, मतलब उसको हम बोरियाट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना, और मोटापे का निर्धारण होता किससे है, मोटापे के निर्धारण की बात हो कि भाई ये किसके माध्यम से होता है निर्धारण मोटापे का, तो मोटापे का जो निर्धारण होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा किसके द्वारा होता है, BMI के द्वारा होता है, BMI के द्वारा होता है, जैसे को हम कोएटलेंट सूचक भी कह सकते हैं, या फिर कोएटलेट सूचक के द्वारा। ठीक है, तो दो माध्यम है इसके, एक BMI, दूसरा कोएटलेंट सूचक के द्वारा मोटापे का निर्धारण होता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, शराब ना पीने वाले लोगों में होने वाली लीवर संबंधित बीमारियों के बढ़ने वाली समस्याएं हैं, मतलब जब जो लोग शराब नहीं पीते हैं और लीवर संबंधित समस्याएं हो गई हैं उसके विषय में बताना है। क्या पाचन तंत्र के विकार जैसे मितली और उल्टी होना, बी है पीलिया एडिमा एसाइटिस, सी है पाचन तंत्र में रक्तस्राव इसोफेजियल वायरस, डी है उपर्युक्त सभी। तो शराब पियो या ना पियो, अगर लीवर संबंधित समस्या हो गई, हालांकि शराब पीने वालों को जल्दी होती है, इतना डिफरेंस है, और जो शराब नहीं पी रहे हैं लेकिन लीवर संबंधित समस्या बाई चांस किसी भी वजह से हो गई, कोई भी रीजन हो सकता है, तो ये सारी समस्याएं वहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, डैश एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ए है गार्लिक व लहसुन ब्रेड, बी है बनाना केले की पुडिंग, सी है मैक्रोनी सलाद, या डी है वेजिटेबल सब्जियों का सलाद। तो जब भी व्यक्ति मोटा हो उसका आप डाइट प्लान करो तो वेजिटेबल और सब्जियों का सलाद ऊपर रखें, सबसे टॉप पर उन्हें यही आहार देना है। क्वेश्चन नंबर 22, मोटापे का कारण हो सकता है कम व्यायाम, अधिक खाना, एवं भी दोनों, या फिर डी है कम खाना। तो हम बात करेंगे भाई जब भी मोटापा होता है तो उसके दो ही कारण या तीन होते हैं, एक तो व्यायाम कम नहीं होता हो, मतलब एक्सरसाइज बिल्कुल व्यक्ति किसी भी तरीके की ले ही नहीं रहा है, दूसरा खा अधिक रहा है, तो ये दोनों ही कारण होंगे। बकाया और भी हार्मोनल वंशानुगत ये भी होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, BMI एक व्यक्ति के बारे में बताता है, मोटापा, ऊंचाई, हृदय चाप या फिर व्यक्तित्व। तो भाई अभी हमने बताया BMI क्या बताता है, मोटापा बताता है। ठीक है, मोटापे का निर्धारण कौन करता है, BMI के द्वारा या कोएटलेंट मेथड के द्वारा किया जाता है, अभी तो हमने इसके विषय में बताया था। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24, जब वजन
जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है तब कहलाता है स्लाइट ओबेसिटी, मॉडरेट ओबेसिटी, सीवियर ओबेसिटी या फिर ग्रॉस ओबेसिटी। तो यहाँ पर बात होगी किसकी, जब वजन की बात हो रही है कि 30% से अधिक हुआ है तब तो हम इसको कहेंगे मॉडरेट ओबेसिटी। ठीक है, मॉडरेट ओबेसिटी कहेंगे। अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जो 20% होता है तो उसको हम अधिक वजन कहते हैं। जब किसी का वजन अधिक 20% से अधिक हो गया है, मतलब जो नॉर्मल होना चाहिए 20% बढ़ गया है, तब तो हम उसको क्या कहेंगे, अधिक वजन या हैवी वेट कहेंगे। 30% से अधिक हो गया है तो मॉडरेट ओबेसिटी के अंतर्गत आएगा, या फिर 20 से 80% हो गया है तो फिर वो ओबेसिटी हो जाएगा। ठीक है, ओबेसिटी कहलाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25, मोटापा किसकी अधिकता से होता है, प्रोटीन, कैलोरीज, वसा या फिर विटामिन। तो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन मिल जाए क्या, वसा, तो वसा मेनली, हालांकि कैलोरी से भी मोटापा होता है लेकिन वसा से ही हमें ज़्यादा कैलोरी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कैलोरी का पिता कौन है, भाई वसा है, क्योंकि वसा ज़्यादा दे रहा है तो यहाँ पर कैलोरी वसा के कारण ही आ रही, तो सी ऑप्शन सही होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। मैं आज कोशिश करूँगी शाम को एक, क्योंकि इस समय मैं 2 क्लास दे रही हूँ कि कैसे भी ना कैसे, मतलब एक तो हम टॉपिक वाइज दे रहे हैं, एक हम जनरल बात करते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल कोई ना कोई विषय को लेकर बात करते हैं। तो 2 क्लासेस चल रही हैं, तो आज अगर हो सका तो मैं आपको 1 लाइनर वाली क्लास, अगर मुझे टाइम मिल पाया तो मैं आपको ज़रूर शाम को प्रोवाइड करा दूँगी, देख लीजिएगा, क्योंकि 2 दिन से 1 लाइनर वाली क्लास हुई भी नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं कल वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।